हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद और भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आप लिखोगे पहली अवस्था, फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है। और इसमें आप लिखोगे कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों जैसे एशिया, बवेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना का प्रयास किया, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो फर्स्ट हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आप सेकंड हेडिंग डालोगे दूसरी अवस्था। इसमें आप लिखोगे कि इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। इसके बाद आप लिखोगे कि बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो पहली अवस्था में आपको इस तरह से लिखना था। इसके बाद सेकंड हेडिंग आपको क्या डालनी थी? दूसरी अवस्था। और दूसरी अवस्था में इस तरह से आपको 2-4 लाइनें लिखनी हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको हेडिंग आप डालोगे तीसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था हेडिंग डालने के बाद आपको वहाँ पर ये लिखना है। आप लिखोगे कि 1866 ईस्वी में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इसके बाद आप लिखोगे कि इस युद्ध में विजय के पश्चात प्रशिया के साथ अनेक प्रदेश आ मिले। आप लिखोगे कि जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हो गया, ठीक है। तो पहली अवस्था में आपको क्या लिखना है आपने देख लिया। दूसरी अवस्था में आपको क्या लिखना है ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है कि तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था में आपको किस तरह से वहाँ पर लिखना है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है तो चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे चौथी अवस्था। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो इसी ढंग से वहाँ पर आपको लिख कर आना है। चौथी अवस्था हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा और उससे अल्सेस और लारेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। और इसके बाद आप लिखोगे इस प्रकार बिस्मार्क के प्रयत्नों से 1871 ईस्वी जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। आपको ध्यान रखना है कि चौथी अवस्था अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ और एंड में आपको याद रखना है कि इस प्रकार बिस्मार्क के प्रयत्नों और जो भी संधि दी गई उसको आपको ध्यान से वहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति पर प्रकाश डालिए। आप वहाँ पर लिखोगे कि इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। और इसके बाद आप लिखोगे कि इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट याद करो कि इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना है,
ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। इसको आप करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन दिया गया। इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर आपको लिख कर आना है। इसके बाद गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। फर्स्ट हेडिंग आपको डाली है उपनिवेशवाद का विरोध, और ये हेडिंग डालने के बाद इसमें आप लिखोगे कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग उपनिवेशवाद का विरोध, और इसके बाद सेकंड हेडिंग वहाँ पर आपको क्या डालनी है, करों में वृद्धि। करों में वृद्धि हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब तीसरा कारण क्या है उसको देख लीजिए। आप हेडिंग डालोगे जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना। इसमें आप लिखोगे भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो तीसरी हेडिंग आप क्या डालोगे, जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना। फर्स्ट हेडिंग उपनिवेश बाद का विरोध, और सेकंड हेडिंग आपको क्या डालकर लिखना है, सेकंड हेडिंग यहाँ पर आपको डाली थी करों में वृद्धि। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो उनके जो 3 कारण है वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। एंड वाला यहाँ पर आपको याद भी हो गया होगा कि भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी ना हुई। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण, पहले आपको एक लाइन लिखनी है, तब आंसर आप लिखो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। फिर आपको वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना है। फिर आप लिखोगे उपनिवेशवाद का विरोध, सेकंड हेडिंग करों में वृद्धि, और थर्ड जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। इसमें आप लिखोगी कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः केंद्र की विधायिका संसद है जिसमें 2 सदन राज्यसभा तथा लोकसभा है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि राज्यों के अपने अपने विधानमंडल हैं जिसके 2 सदन विधानसभा तथा विधान परिषद लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम रहा है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला सांसदों संख्या में निरंतर गिरावट आती रही है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना, पूरा ही आप देख लीजिए और सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखो कि राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है। महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। नेक्स्ट में क्या लिखना है कि राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है। महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी नीचे है।
अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि 20 से उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो चलिए उन प्रश्नों पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं।